नमस्कार, मैं स्मिता पांडे। जगदम्बा फाउंडेशन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम वर्ल्ड हार्ट डे पर बात करेंगे, जो कि हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इसीलिए आज का जो हमारा विषय है वो है हीलिंग हार्ट प्रॉब्लम्स थ्रू आयुर्वेद। और इसी के लिए आज की इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप जैन सर। ये राष्ट्रीय और चिकित्सा रत्न से सम्मानित हैं। सर काशी गंगा क्लिनिक में बतौर वरिष्ठ चिकित्सक कार्यरत हैं। सर हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर तो इस वर्ल्ड हार्ट डे के लिए हम अपना क्वेश्चनर स्टार्ट करते हैं। तो सर जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हार्ट डे क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? सर्वप्रथम तो मैं जगदम्बा फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए चुना। और ये एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम है जिसकी वजह से हम लोग जनमानस में अवेयरनेस और जनमानस में जागरूकता हम लोग फैला सकते हैं। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि ये वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे एक्चुअली वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तरफ से 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्ल्ड फेडरेशन ने इसको 2000 से मनाना शुरू किया। और 2000 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसको प्रतिवर्ष सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। लेकिन 2012 से इसके लिए एक डेट फिक्स कर दी गई और दैट वाज 29 सितंबर। और उसके बाद से ही ये प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि इस दिवस के द्वारा हम जनमानस में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता फैलाएं। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हार्ट प्रॉब्लम जो है या हार्ट डिजीज़ जो है उसकी वजह से जो होने वाली डेथ्स हैं वो अबाउट सबसे ज़्यादा है। और करीबन होल डेथ मतलब जितनी मृत्यु होती हैं उसमें हृदय के द्वारा जो होने वाली मौतें हैं, हृदयाघात के द्वारा जो होने वाली मौतें हैं वो करीबन 31% के आसपास हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे ज़्यादा है और ओवरऑल डेथ में इसका नंबर सेकंड पे आता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे तो आपका जैसे एक्सीडेंटल डेथ वगैरह जो है वो आती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ये सबसे टॉप पे आता है। तो आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भयावह और कितनी बड़ी बीमारी है। तो इसके लिए हमें जनमानस में जागरूकता फैलानी होगी, क्योंकि ये जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती है। और इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जिसको हम अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ में या अपने डाइट को चेंज करने के साथ साथ में अपनी लाइफ को चेंज करने के साथ साथ में हम हृदय रोगों पे रोकथाम लगा सकते हैं, हृदय रोगों को कम कर सकते हैं। तो इसलिए भी इस दिवस की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि जनमानस को जब ये चीज़ें पता होंगी कि हम अपने हृदय रोग से हम कैसे बच सकते हैं, हृदय रोगों से के द्वारा कैसे बचा जा सकता है, तो डेथ रेट को भी कम करने में डॉक्टर्स को आसानी होती है। तो इसी वजह से इसको वर्ल्ड हार्ट डे को मनाया जाता है जागरूकता के लिए और हृदय के द्वारा जो होने वाली डेथ रेट है उसको कम करने के लिए विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जी सर, थैंक यू सर। सर इसी के साथ, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि ये वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनता है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? जितने भी आजकल हार्ट डिजीज़ हो रहे हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, अलग तरह से हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसका मेन मुख्य कारण क्या है? जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो हार्ट डिजीज़ हैं उसमें मेजर पोर्शन जो है वो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत में आता है। वैसे तो हार्ट डिजीज़ जो है वो कई तरह के होते हैं, उसमें कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी हैं, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स भी हैं। और उसके अलावा कंजेनाइटल और इन्फेक्शियस को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो और डिजीज़ हैं जैसे कि मतलब हाइपरटेंशन के द्वारा है, डायबिटीज़ के द्वारा है, ओबेसिटी के द्वारा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के द्वारा है, तो ये सारे जो डिजीज़ हैं इसका परसेंटेज जो है वो ओवरऑल हार्ट डिसऑर्डर्स में काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से जो मैंने जैसा बताया कि लाइफस्टाइल को यदि हम अपना चेंज करते हैं, क्योंकि आजकल का आप देखते होंगे सिनारियो कि आजकल किसी के पास भी समय नहीं है और ख़ास तौर पे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए तो बिल्कुल समय लोगों के पास बहुत कम होता है। उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो अधिकतर लोगों की प्रायोरिटी या तो वर्क है, काम है, धन है, ये सब प्रायोरिटीज़ ज़्यादा हैं।
अपने स्वास्थ्य के लिए प्रायोरिटी उन लोगों के पास कम है और इसी वजह से अपने स्वास्थ्य को वो निगलेक्ट करते रहते हैं। मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है, चिंताग्रस्त है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव स्टाइल हो गया लाइफ का। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं मतलब पेशेंट को हृदय रोगी बनाने में सहायक होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही विश्व हृदय दिवस को मनाया गया। और इस साल का जो विश्व हृदय दिवस है उसका जो थीम है वो थीम भी यही है कि यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। उसमें यदि आप उसका लोगो देखेंगे तो उसमें ये है कि यूज़ हार्ट मतलब अपने हृदय को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जो आपके हृदय के जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं उसको बीट करने के लिए अपने हृदय का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये इस साल का मोटो है, इस साल का थीम जो है वो यही है। थैंक यू सर, आपने इसको इतनी अच्छी तरीके से बताया तो लोग समझ ही गए होंगे कि क्या कारण है आजकल इतने हार्ट डिजीज़ होने के। लेकिन सर एक और क्वेश्चन सबके मन में आता है कि अगर हम बीमारी को पहले ही रोक लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए हम जो पेशेंट्स हैं या फिर जो भी आम व्यक्ति वो कैसे समझेगा कि उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो पहले ही अपने चिकित्सक की सलाह दे। ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसलिए ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि आमतौर पे लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे कब हार्ट प्रॉब्लम हुई या मैं कब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि यदि किसी को भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या मोटापा, इन तीनों चीज़ से कोई भी एक चीज़ से यदि वो ग्रसित है, यदि वो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, यदि वो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, या यदि वो ओबेसिटी मतलब मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। तो उनको तो हमेशा सचेत रहना चाहिए। अब जैसा आपने पूछा कि कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो कॉमन सिम्टम्स में जैसे मुख्य सिम्टम एक आता है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाना। तो यदि किसी को पैरों में स्वेलिंग आने लगती है या नॉर्मल कुछ दूरी चलने पे सांस फूलने लगता है या सीने में भारीपन होने लगता है या कभी कभी ये लगता है कि कुछ दूर चलने के बाद सीने में भारीपन हुआ, उसके साथ साथ में चक्कर वगैरह आने लगा या सीने में दर्द वगैरह होना शुरू हुआ, यदि इस तरह के सिम्टम्स कुछ भी आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना है और अपने हृदय को अच्छी तरह से चेकअप उसका कराना है। तो ये कुछ मुख्य सिम्टम्स हैं, जैसे सांस फूलना, पैरों में स्वेलिंग आ जाना, सीने में दर्द होना, सीने में भारीपन होना, या कभी कभी जो बच्चे होते हैं उनमें यदि हाथों में या उंगलियों में या उसमें नीलापन आपने देखा होगा कि जो जन्मजात जो बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी बहुत अधिक रोने पे उनका शरीर जो नीला पड़ने लगता है, तो वो भी एक हार्ट डिजीज़ का ही एक साइन है। तो यदि इस तरह से कुछ भी साइन सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत जो है अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और इसका विधिवत उपचार कराना चाहिए। जी सर, इसके अलावा एक और प्रश्न है सबके मन में आता है और कि ऐसे और इसकी कुछ रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा आई हैं कि महिलाओं में हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें बड़ा विभाजित मत है। कुछ रिसर्चर्स का कहना ये है कि जो फीमेल जेंडर है वो प्रोन टू हार्ट डिजीज़ होते हैं, ज़्यादा प्रोन टू हार्ट डिजीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल जेंडर। तो उसके पीछे जो रीज़न दिया जाता है वो ये रीज़न सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि फीमेल्स में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये एक प्रोटेक्टिव हार्मोन की तरह काम करता है, हार्ट डिजीज़ के लिए एक प्रोटेक्टिव एक्शन की तरह काम करता है। और इसी ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो बॉडी में हमारे जो लिपिड्स की मात्रा है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है जिसको खासतौर पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम लोग एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो ईस्ट्रोजन जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और लिपिड्स के लेवल को भी कम करता है। तो जब ये ईस्ट्रोजन की वजह से इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से महिलाओं में मीनोपॉज से पहले, मतलब जब तक उनको मासिक की निवृत्ति नहीं हुई है तब तक वो महिलाएं प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि महिलाओं में प्रोटेक्शन मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही मीनोपॉज होता है, मीनोपॉज होने के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में बंद हो जाता है, तो जो उसका प्रोटेक्टिव एक्शन है वो प्रोटेक्टिव एक्शन वो खत्म हो जाता है।
तो उसकी वजह से जो अब तक अच्छी चीज़ें हो रही थी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं बुरी चीज़ों में। जैसे लिपिड्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं धमनियों के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं महिलाओं में। तो एक यहाँ पे मैं एक बहुत मतलब उचित सलाह देना चाहूँगा, वो ये कि जो जैसे आजकल हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा है कि जैसे महिलाएं जो है वो 25 साल की, 30 साल की, उनको ज़रा सा भी कोई यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, बच्चेदानी की प्रॉब्लम होती है, तो फट से जाकर के वो लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अगर वो मेडिकली ट्रीटेबल कॉज है तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसको मेडिकली ही ट्रीट किया जाए, सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट ना अवॉइड करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश सर्जिकल ट्रीटमेंट करना भी पड़ रहा है तो कम से कम ऐसे पेशेंट्स की ओवरीज को सेव कर लेना चाहिए, ताकि उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बॉडी में सिक्रीट होता रहे और उसका प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो बॉडी में मिलते रहे। तो एक तो वजह ये हुआ। दूसरा वजह जो होता है वो एनाटॉमिकल वजह है। वो एनाटॉमिकल वजह ये है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें कोरोनरी वेसल्स की जो लेंथ होती है वो कम होती है, शॉर्टर होती है देन द मेल जेंडर्स। तो पुरुषों की मतलब अपेक्षा महिलाओं में कोरोनरी वेसल्स की जो लेंथ होती है वो कम होती है। तो उनमें जो चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसको हम लोग कहते हैं धमनियों का हार्ड होना या कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, वो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से भी महिलाओं में जो है वो हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा देखी गई है एज़ कम्पेयर टू मेल जेंडर्स। थैंक यू सर। सर, इससे बहुत सारी महिलाओं को हो सकती लाभ मिले आपके इस जवाब से। सर, एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट और हम लोग ये जानते हैं कि आयुर्वेद शरीर और मन दोनों की बातें करता है। तो सर, ऐसे क्या मानसिक कारण भी हो सकते हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स को अराइज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज के सिनारियों में तो ये बहुत बड़ा कारण है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि चूँकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जब बच्चा पढ़ने जाता है पहली कक्षा से स्टार्ट होते ही बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तुमको क्लास में फर्स्ट आना है। इतना ज़्यादा उसके मतलब कंपटीशन की भावना उसके अंदर भर दी जाती है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव भावना है जो एक स्ट्रेस को जन्म देती है, और स्ट्रेस जब भी होगा तो हमेशा हृदय रोगों के लिए वो घातक होता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, हर तरह का स्ट्रेस जो है वो हृदय रोगों के लिए घातक है। तो चूँकि जैसा हमने बताया कि चिंता जो है वो मन से मानी जाती है, तो कोई भी आदमी जो चिंताग्रस्त रहता है या अधिक चिंता करता है, उसके लिए हमेशा हृदय रोगों के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब चिंता करेगा तो चिंता करने की वजह से कुछ बॉडी में इस तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इस तरह के केमिकल सिक्रीट होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग सिंपैथेटिक हार्मोन्स बोलते हैं या सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो हार्ट के ऊपर आता है, हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ेगा। हार्ट के ऊपर लोड जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो मन का सीधा सीधा संबंध हमारे हृदय से है। तो इसीलिए हृदय के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद सर, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण देने के लिए। सर, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम में कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा आजकल हार्ट प्रॉब्लम से, इवन हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से भी ग्रसित हो रही है। तो सर, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? इसका जो हम लोगों ने देखा है वो ये है कि देखिए, हार्ट डिजीज़ होने के पीछे जो 3 मुख्य वजह होती हैं। एक होती है स्मोकिंग, जो कि एक मतलब यंग जनरेशन में आजकल बहुत ज़्यादा है जी। क्लास 10 से क्लास 11 से बच्चे जो है वो जब बिगड़ते हैं तो पता चला कि कोई गुटखा खा रहा है, कोई तम्बाकू का सेवन कर रहा है, कोई सिगरेट का सेवन कर रहा है। तो जो है ये स्मोकिंग जो है ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है ईटिंग हैबिट्स। तो ईटिंग हैबिट्स में क्या है कि ईटिंग हैबिट्स में आजकल हर मतलब जो यंगर जनरेशन के जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको प्रिपेयर्ड भोजन के ऊपर या मतलब जो जंक फूड होता है या जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उनके लिए उनकी लालसा हमेशा ज़्यादा रहती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जंक फूड जितने भी होते हैं या जो प्रिपेयर्ड फूड्स होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, दे आर हार्मफुल टू द हार्ट। तो एक्सेसिव जंक फूड्स खाना, स्मोकिंग करना, एंग्जाइटी में रहना
ये एक यंगर जनरेशन में चूँकि ज़्यादा होता है, तो इस वजह से यंगर जनरेशन आजकल ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से। तो यदि बच्चों को बचाना है तो इन तीनों चारों चीज़ों से उनको बचाना होगा, तभी हम लोग उनके जनरेशन को हम लोग सेव कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है कि देयर इज अ मिथ अमंग पीपल दैट आयुर्वेद कैन नॉट ट्रीट हार्ट डिजीजेस। तो सर इस पे मतलब आपका क्या विचार है इस पे? इसमें देखिए, इसमें मैं इसको दो तरह से इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। देखिए, हार्ट डिजीज ये तो एक मिथ एकदम गलत है कि आयुर्वेद कैन नॉट ट्रीट हार्ट डिजीज, ये टोटली मिथ गलत है। इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक होता है एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम होना, और जिसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, या दूसरा होता है कि क्रॉनिक हार्ट डिजीज है। क्रॉनिक हार्ट डिजीज में फिर आपके जैसे हाइपरटेंशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आए। तो आयुर्वेद का जो रोल है, जो क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे भी जैसे हाइपरटेंशन हुआ, ओबेसिटी हुआ, इसमें तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। आयुर्वेद के द्वारा ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, सारी चीज़ें जो वो हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो हम लोग उससे उसको बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आती है, जिसको ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की बात करते हैं, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी जो मिथ है कि आयुर्वेद कैन नॉट हेल्प इन द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ये भी एक मिथ गलत है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या एक्यूट हार्ट अटैक की कंडीशन में, एक्यूट हार्ट अटैक की सिचुएशन में जो है दी जा सकती हैं। इसमें थोड़ा सा एक समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ अ क्लियर कट डिमार्केशन, जहाँ तक कि हम लोगों को ये देखना है कि वहाँ तक हम लोग आयुर्वेद को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को मॉडर्न की या एलोपैथिक ड्रग्स की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। तो जैसे सपोज़ करिए किसी को, कोई घर में है, रात का समय है, और उसको या ऐसे कहीं जंगल में या ऐसे कहीं गांव देहात में है जहाँ कि उसको कि हार्ट अटैक हुआ, और ये क्लियर हो गया कि हाँ हार्ट अटैक है, तो वहाँ पे आप कैसे उसको बचाएंगे? तो उसके लिए एक मैं बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें सिंपल है, हींग जो है वो हर घर में मिल जाएगी, सबके घर में हींग होती है। तो उसमें सिंपल सा कर सकते हैं हम लोग कि हींग जो है उसको भून करके थोड़ा थोड़ा, जिस समय पेशेंट को चेस्ट पेन होता है उस समय थोड़ा थोड़ा हींग जो है उसको पेशेंट को चाटने के लिए देना चाहिए। यदि इसके साथ आप दशमूल का और ऐड कर देंगे, दशमूल क्वाथ का ऐड कर देंगे या दशमूल अरिष्ट ऐड कर देंगे, तो इफेक्ट थोड़ा सा और जल्दी आ जाएगा। यदि हींग घर में नहीं है तो हिंगवाष्टक चूर्ण है या इस तरह की जो टैबलेट्स आती है वो घर में सबके मिल जाती हैं अधिकतर। तो हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग दशमूल अरिष्ट के साथ में पेशेंट को एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम के समय में यदि कराया जाएगा तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें बच सकती हैं। मतलब पेशेंट कैन बाय द टाइम, उसको टाइम जो है वो मिल जाएगा कि वो प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंच सके और वहाँ पे जाकर के वो हेल्प ले सके। मॉडर्न में तो ये है ही है कि जैसे ही पता लगता है पेशेंट को कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक सिंपल सा हम लोग ये बताते हैं कि एस्प्रिन जो बहुत 60-70 पैसे की टैबलेट आती है, कम से कम अगर कुछ नहीं मिलता है तो एक एस्प्रिन की टैबलेट लेकर के उसको चबा करके पेशेंट को खा लेना चाहिए, जिससे कि उसको पेशेंट को समय मिल जाए प्रॉपर मेडिकल केयर मिलने तक। तो ये हम लोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह की हार्ट डिजीज़ में हेल्पफुल होती हैं। उसमें से कुछ और मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे अर्जुन के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। अर्जुन है, पुष्कर मूल है, ब्राह्मी है, जटामांसी है, इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जो कि हेल्पफुल हैं। अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी बहुत इफेक्टिव है। सर्पगंधा है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह की कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जो कि आयुर्वेद के द्वारा यदि पेशेंट यूज़ करता रहे अंडर द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर, तो वो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर, कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आपने हम सभी को बताई है। सर एक और क्वेश्चन, एक सभी आयुर्वेदिक स्टूडेंट के मन में आता है कि अगर ओपीडी में कोई हार्ट पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे मतलब डील करते हैं, उसमें आप कौन से ड्रग्स लेते हैं या उसमें ट्रीटमेंट डायग्नोसिस क्या प्रोसीजर आपके हैं? देखिए, उसमें सबसे पहले हार्ट डिजीज़ को करने के लिए उसका पहले चीज़ तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे है, कितने दिनों से उसको डिजीज़ है, कितने दिनों से उसकी इलनेस चली आ रही है और वो इलनेस के कारण क्या है ना। तो पहले तो हम लोगों को प्रॉपर हिस्ट्री से ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती हैं कि पेशेंट को ये डिज़ीज़ जो है कैसे उत्पन्न हुआ, कि क्या इसमें वजह रही होंगी। तो उन डिज़ीज़ को, उन कारणों को हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि पेशेंट को काउंसिल करके, पेशेंट को दवाओं के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा पेशेंट को समझा सकें। दूसरा होता है कि जैसे पेशेंट, आपने हिस्ट्री के द्वारा आपको एक आइडिया लग गया कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है,
तब फिर बात आती है कि आपने उसको कैसे आप उसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। तो इन्वेस्टिगेट कराने के लिए जो बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे ईसीजी है, ईसीजी एक बहुत कॉमन और बेसिक टेस्ट है, हर डॉक्टर के चैम्बर में आजकल भी मिल जाता है। तो ईसीजी के द्वारा आप रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल है, रैंडम ब्लड शुगर है, या और कुछ जैसे ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन आयरन, ये जो कॉमन टेस्ट हैं इनको कराने के बाद आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सपोज करिए किसी को डिस्लिपिडीमिया है, तो वहाँ पे अगर आप उसका लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू क्या है, एलडीएल की वैल्यू क्या है। तो उससे यू कैन जज, आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमको क्या मेडिसिन उसमें देना है, क्या नहीं देना है। अगर सिंपल केवल पेशेंट को हाइपरटेंशन है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी हिस्ट्री के द्वारा आप हाइपरटेंशन के कारणों को जान सकते हैं। मानसिक तनाव तो नहीं है, भागा दौड़ी वाला लाइफस्टाइल तो नहीं है, फूड हैबिट्स उसकी कैसी हैं, स्मोकिंग तो नहीं करता है, वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग उसको पता लगा सकते हैं और उसको प्रॉपर काउंसलिंग हम लोग कर सकते हैं। फिर बात आती है दवाओं की। तो दवाओं में इसमें इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डिजीज़ कि किस तरह की पेशेंट को प्रॉब्लम है। अगर सिंपल हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देना चाहिए। और यदि उसके साथ साथ में डिस्लिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो उसके कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करने के लिए, एलडीएल को कम करने के लिए, एचडीएल को बढ़ाने के लिए इस तरह के फूड हैबिट्स और दवाओं का सेवन हम लोग कराते हैं। और फिर जो एक तीसरी जो कंडीशन आती है जिसमें कि जो इमरजेंसी की कंडीशन में आता है, जिसको कि हार्ट ब्लॉक वगैरह कहते हैं हम लोग, या कॉर्नर थ्रोम्बोसिस वगैरह हम लोग बोलते हैं, तो उसका मैनेजमेंट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज एंड टाइप कि किस स्टेज में आपके पास पेशेंट आया है, उसकी कैसी हिस्ट्री है और क्या डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन जो है डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सर, सबकी बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। हो सकता है हमारे आयुर्वेदिक फ्रेंड्स को इससे बहुत लाभ मिलेगा। सर एक और क्वेश्चन है कि एक आम इंसान जानना चाहता है कि टिप्स और कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, तो सर आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? कुछ होम रेमेडीज है, कुछ टिप्स? बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा कॉज है हर डिजीज़ के अंदर, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो तम्बाकू हो, सुर्ती हो, खैनी हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डू रेगुलरली एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 30 to 45 मिनट्स a day keeps your heart healthy। ये बहुत अति आवश्यक है। और उसमें भी 30 to 45 मिनट्स में जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग है, मतलब तेज़ तेज़ चलना। आराम से चलने का मतलब नहीं है। यदि आप तेज़ तेज़ चल सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पर डे 6000 स्टेप्स अगर आप पर डे चलते हैं तो वो भी आपका लगभग उसी के बराबर आ जाता है। और तीसरा, यदि आप जैसे आजकल योग का और इस सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह खाली पेट अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य नमस्कार हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। तो सूर्य नमस्कार यदि आदमी करता है, सूर्य नमस्कार यदि कोई पेशेंट करता है, सूर्य नमस्कार यदि कोई करता है, वो भी मिनिमम 3 times और डे, कम से कम 3 बार एक दिन में करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा तो वो जितना उसकी बॉडी का क्षमता है उतना वो कर सकता है। तो सूर्य नमस्कार के द्वारा डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, कार्डियक प्रॉब्लम्स का, तीनों का प्रिवेंट किया जा सकता है। तीसरी जो चीज़ है, भोजन में नमक के पीछे हमेशा से ये हर आदमी जानता है, एक नॉर्मल पर्सन भी जानता है कि नमक, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो नमक कम खाना है। लेकिन ऐसी क्या क्वांटिटी है जिसको हम कहेंगे कि ये कम नमक है, ये ज़्यादा नमक है? तो जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो हमारी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है 6 ग्राम नमक से ज़्यादा नहीं लेना। 6 ग्राम नमक 24 घंटे में एक व्यक्ति सेवन कर सकता है। 6 ग्राम से कम ही उसकी क्वांटिटी रखनी है, 6 ग्राम से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो नमक यदि आप कंट्रोल करके रखेंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो उससे आपके हार्ट का ऊपर भी एक्सेसिव लोड नहीं पड़ेगा और हार्ट प्रॉब्लम से आप सेवन से बच सकते हैं। तीसरा, मानसिक तनाव को कम करना है, चिंता को कम करना है, अपनी लाइफ को एक सिस्टमिक लाइफ स्टाइल में रखना है। ये नहीं कि कभी आप रात में 2 बजे जग रहे हैं, सुबह में जो है फिर 9 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं।
आप अपने लाइफस्टाइल को एक सिस्टमिक रखिए। आपको अगर 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 बजे सोइए, लेकिन 7 घंटे की स्लीप के बाद आप उठ जाइए। ये नहीं कि आप 2 बजे रात तक जग रहे हैं, 3 बजे रात तक जग रहे हैं, फिर ये मॉर्निंग में उठ रहे हैं। तो सिस्टमिक लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि बचा जा सकता है। और खाने का जहाँ तक सवाल है, तो खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि हरी साग सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हृदय रोगों का होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, मतलब जो ऑक्सीजन स्पीसीज हमारी बॉडी में जनरेट होती है, वो हमारे ब्लड वेसल्स को, वो हमारे हार्ट को, वो हमारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं डैमेज करती है। तो उसको काबू में रखने के लिए हरी साग सब्जियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमेशा कारगर होते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। और उनकी वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो कम से कम हो जाती हैं। पैकेज फूड जो है वो कम से कम खाना चाहिए। जितने भी प्रोसेस फूड्स होते हैं वो कम से कम लेने चाहिए। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो ना लें। यदि किसी को गर्मियों के दिन है, जैसे प्यास लगती है, कहीं जाना है, तो आप लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल पानी का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं, फल के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। बट जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं उन सब का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने हृदय को हृदय रोगों से ग्रसित होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने मुझे से दी है। सर, अभी सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना की क्या मार चल रही है पूरे दुनिया में। इस कोरोना क्राइसिस में एक हार्ट पेशेंट क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग अभी ज़्यादा रिस्क में हैं? देखिए, ये सबसे बहुत आज के सिनारियो को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पहली चीज़ जो हार्ट पेशेंट्स को ध्यान में रखनी है वो ये कि उनकी दवा में उनको दवा नहीं छोड़ना है, दवा उनको रेगुलर लेना है। और यदि कोई पेशेंट पहले से हार्ट पेशेंट है, वो डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाता रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी फिजिकली जा कर के डॉक्टर के पास जा कर के दिखाए। उसको भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है, चाहे वो क्लिनिक की भीड़ हो, चाहे वो हॉस्पिटल की भीड़ हो। कोशिश ये करें कि अपने फैमिली डॉक्टर से वो टेलीफोन के द्वारा, टेली कंसल्टेशन के द्वारा अपना परामर्श ले। अपनी जो दवाएँ हैं जो दवाएँ हैं उनका नियमित रूप से सेवन करता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे लॉकडाउन का पीरियड है, तो लॉकडाउन के पीरियड में एक सबसे मुख्य कंप्लेंट ये सामने आती है कि साहब लॉकडाउन है तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो हम लोग कैसे घूमने जाएँ। तो उसका हम लोगों ने जो रास्ता निकाला वो हमने ये कहा पेशेंट्स को बताने के लिए कि देखिए, आपका घर है, आपके घर में छत होगी, आप कुछ नहीं, छत पे जा कर के अपना चहलकदमी करिए और अपना ये टारगेट बना के रखिए कि आपको दिन भर में 6000 कदम आपको चलना है। आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। छत है, छत का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई कहता है कि साहब मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, मेरे पास छत नहीं है, तो उसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल दिया। हमने कहा कि आपके घर में चेयर्स तो कम से कम होंगी, आप 2 चेयर्स को 6 फीट की दूरी पर रखिए और इस तरह से चलना है कि फिगर 8 बने। मतलब जैसे एक चेयर यहाँ पे रखी है, दूसरी चेयर यहाँ रखी है, तो पेशेंट यहाँ से चलना शुरू करे, ऐसे चले यहाँ से, फिर यहाँ पे दूसरी चेयर है, उसके चेयर से घूमते हुए फिर ऐसे आए, फिर ऐसे करके, फिर यहाँ से घूमते हुए फिर इस तरह से आए। तो फिगर 8 के मूवमेंट में यदि वो 2 चेयर्स रख करके अगर वो वॉक करता है, और ये तो मेरे ख्याल से हर घर में हो सकता है, क्योंकि हर घर के ड्राइंग रूम है, कमरा है, 6 फीट का कमरा, तो सबके यहाँ स्पेस मिल जाएगा। तो ये यदि वो एक्सरसाइज करते हैं, फिगर 8 की एक्सरसाइज, और ये रिसर्च द्वारा प्रूव हो चुका है कि दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज विच आप हार्ट पेशेंट कैन डू इन हिज होम। तो यदि वो फिगर 8 की फॉर्म में वॉकिंग करता है, तो उससे न केवल उसका हार्ट प्रॉब्लम, बल्कि उसकी जो ब्रेन वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे अल्जाइमर्स है, किसी को मेमोरी लॉस हो रहा है, किसी को डिमेंशिया हो रहा है, किसी को चलने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को चक्कर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम ये जो फिगर 8 के मूवमेंट में जो मैंने बताया, फिगर 8 में यदि वो चलता है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। और तीसरा, लॉकडाउन में जैसे वो घर पे हैं, तो घर पे जब आदमी रहता है तो उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी है कि कभी आज घर में कुछ पकौड़े बन रहे हैं, कभी घर में कुछ मिठाई बन रही है, कभी और कुछ बन रहा है, तो वो एक टेम्पटेशन होता है कि यार घर में इतना सब बना है तो हम लोग भी खा लें। नहीं, ये अपने आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, आपको ये अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना है कि मुझे इससे ज़्यादा कैलोरी नहीं लेनी है, मुझे इससे ज़्यादा भोजन नहीं करना है। दवाओं का नियमित रूप से सेवन करते रहें, एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया वैसे करते रहें, तो वो हृदय रोगों से बच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़
कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हाथों को साबुन से बार बार धुलने की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के कोरोना काल में। थैंक यू सर, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने इस चीज़ को इतनी अच्छे से बताया कि आम इंसान भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकता है। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि स्ट्रेस और हार्ट प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए तो आपने बताया कुछ योगासन करना, लेकिन अगर हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहें, क्योंकि अगर हम उसको इसी लेवल पर कंट्रोल करेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, तो उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन सी योगासन कर सकते हैं? स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। और हर घर में आजकल देखिए जो इस समय का जो युग है उसमें हर घर में पूजा का जरूर होता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये ज़रूर कहता हूँ कि देखिए आप दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के अगर आप 15 मिनट भी अपने पूजा घर में बैठते हैं और वहाँ बैठ कर के यदि आप ध्यान लगाते हैं, उससे मतलब नहीं है कि आप किस कास्ट के हो, किस रिलीजन को, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारा स्ट्रेस आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। यदि आप कोई कहता है कि साहब मैं तो नास्तिक हूँ, मैं पूजा घर में जाता ही नहीं, ठीक है, आप नास्तिक हैं, पूजा घर में नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक दूसरा तरीका ये है आप प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करोगे तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मेडिटेशन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, या जो स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं, स्ट्रेस रिलीवर्स मतलब जो गेम्स होती हैं, जो आउटडोर गेम्स होती हैं, इंडोर गेम्स नहीं, जो आउटडोर गेम्स होती हैं, आउटडोर गेम्स जो होती हैं वो बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर्स होती हैं, वो आप कर सकते हो। दूसरा, जो आपके मित्रगण हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनसे आपको बातचीत करना, हंसी मजाक करना, या जो आपके परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करना, तो ये भी एक मेल मिलाप से भी स्ट्रेस जो है वो बहुत कम देखा गया। तो मेल मिलाप करना, यार दोस्तों से मिलना, यार दोस्तों से हंसी करना, अपने परिवारजनों से मिलना, परिवारजनों को फ़ोन करना, उससे भी आपके स्ट्रेस की चीज़ें जो है वो काफ़ी कम हो सकती हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसकी वजह से आप अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी अच्छी बातें हमें बताई। और इस इंटरव्यू का जो हमारा एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे इस पर? मैसेज तो इस कोरोना काल में यही है कि पहली चीज़ स्ट्रेस को दूर रखिए, एंग्जाइटी को दूर रखिए, अच्छा भोजन लीजिए, संतुलित आहार का भोजन लीजिए, और स्मोकिंग, जितने भी व्यसन हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, उनसे अपने आप को दूर रखिए। और देखिए एक हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि लिखा हुआ आपको कहीं मिल भी जाएगा कि व्यस्त रहिए मस्त रहिए। तो ये बहुत बड़ा ये मतलब जीवन में इसको मूल मंत्र है, इसको अपना लेना चाहिए कि अपने आप को व्यस्त रखिए। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मतलब चिंताओं को अपने ऊपर मत लाने दीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। आज के युग में सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग, मतलब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए, है ना। तो ये दो चीज़ें मेरी तरफ से मैसेज के रूप में ज़रूर मैं अपने दर्शकों को और छात्रों को देना चाहूँगा कि इन दो चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं और हृदय रोग से और अन्य बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, इन सब से वो दूर रहें। थैंक यू सो मच सर, जगदम्बा फाउंडेशन से जगदम्बा फाउंडेशन के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहते हैं कि आपकी ये जितनी भी बातें हैं हमारे दर्शक इससे ज़रूर ही लाभान्वित होंगे। और हम ये भी आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस वर्ल्ड हार्ट डे, हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम को ज़रूर फॉलो करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम